हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आवर फोर्थ चैप्टर, मैं कवि कैसे बना। प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। लेखक ने अपनी गलती को अपने कक्षाध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा और तभी तुकान शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुण सीखा। आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। वह भारत का जागरण काल था। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्ण एवं पर थे। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप में निशान थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरवर अपने दिनों में ब्रज की रासलीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर जी शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी माँ के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही न था, क्योंकि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था। इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्व नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था और जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो कहीं नहीं मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी चीड़ होती है और उसमें भी लड़के नहीं अध्यापक के ही थोड़ा रस लेते हैं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न होने लगी। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रज भाषा के अनेक चुटीले कवित्व स्वयं कंठस्थ होते थे। वसंत उत्सव के फूल डोलो, सावन के हिंडोलो में झूला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह इनके पंडित दंगल जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर के कवित्व स्वयं पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। हार जीत की बाजी लगा करती थी। इनमें से एक रामलला जी हमारे पड़ोसी थे। इन्हें अकेले पावस मीन्स वर्षा पर ही कोई सैकड़ों याद थे। इन्हें अकेले पावस मीन्स वर्षा ऋतु पर ही कोई सैकड़ों छंद मीन्स मात्रा एवं वर्ण याद थे। यूं वह उम्र में मुझसे कोई थोड़े ही बड़े थे, लेकिन कवि होने के कारण समाज में उनकी गिनती समझदारों में हो चली थी। मैंने रामलला जी से मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भी ब्रज भाषा के पुराने कवित्व स्वयं याद करने लगा और उन्हें विद्यालय में अपना बताकर सुनाने लगा। पर शीघ्र ही मैंने देखा कि मतीराम भूषण, पद्माकर, ग्वाल रसखान और नवनीत के छंदों को अधिकांश सुनने वाले पहचान जाते हैं।
पहचानने के बाद उनमें सुनाने वाले के प्रति उतना आदर नहीं रह पाता जितना कि मैं चाहता था। तब मैंने अपनी राह बदली और रामलला जी के खुशामद मीन्स चापलूसी कर के अपने नाम से कविताएं बनवाने लगा और विद्यालय के उत्सव में छाती तान कर उन्हें गर्व से सुनाने लगा। थोड़े ही दिनों में श्रोताओं पर रोब जम गया मीन्स प्रभाव डालना कि मैं भी अक्षर जोड़ लेता हूँ। तभी तभी मुड़ाते ही ओले पड़े। हमारे नगर में प्रति वर्ष नुमाइश मीन्स प्रदर्शनी लगा करती थी और उसमें हर बार एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। इस कवि सम्मेलन में एक घंटा पूर्व समस्या दी जाती थी और सर्वोत्तम 3 समस्या पूर्तियों पर गोरे कलेक्टर साहेब इनाम दिया करते थे। इसके लिए शिक्षा संस्थाएं भी अपने यहाँ से चुने हुए छात्र कवि भेजा करती थी। इस बार हमारे विद्यालय से मेरा नाम भी प्रतियोगिता के लिए प्रेषित कर दिया गया। मैंने सुना तो मुझे काट मार गया मीन्स शोक आदि से स्तब्ध हो जाना। घबराया हुआ अपने क्लास टीचर के पास गया। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।